नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज देख रहे हैं, जिसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। आज से हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। देखिए, हर प्रैक्टिस सेट में आपके 100 क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी जो एग्जाम का पैटर्न है वो यही दिया गया है। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, इससे पहले तक हम 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिनको हमने एक सेट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके 25 क्वेश्चंस करके कंप्लीट किया है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने समाज विकास की 3 अवस्थाओं को धार्मिक स्तर, आध्यात्मिक स्तर एवं प्रत्यक्षात्मक या तार्किक स्तर में विभाजित किया है? अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, ईबी टायलर या लेविस हेनरी मॉर्गन? अगर आपको अगस्त कॉम्ट का जरा सा भी आइडिया है तो आपको ये बात पता होगी, ये जो 3 स्तर थे सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं के, ये किसने दिए थे? अगस्त कॉम्ट ने दिए थे। ठीक है, और एक चीज और कि अगस्त कॉम्ट को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र का पिता या जनक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अगस्त कॉम्ट। नेक्स्ट देखिए, 3 और अधिक से विवाह संबंध को कहते हैं, यानी कि किसी एक व्यक्ति का 3 लोगों से विवाह कर लेना या 3 लोगों से अधिक लोगों से विवाह कर लेना क्या कहलाता है? बहुपतिका, त्रिपत्नित्व, बहुविवाह या बहिर्विवाह। देखिए, बहुपतिका तब होता जब कोई स्त्री ज्यादा पुरुषों से विवाह कर ले। ठीक है, त्रिपत्नित्व तब होता जब कोई पुरुष 3 लोगों से विवाह कर ले। ठीक है, बहिर्विवाह का ऑप्शन डी तब होता जब यानी कि अपनी जाति से बाहर विवाह करना। ठीक है, या अपने धर्म या अपनी कम्युनिटी से, अपने ग्रुप से बाहर विवाह करना, ये क्या हो गया? ये बहिर्विवाह हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये आपका स्टेटमेंट पढ़िए, 3 और अधिक से विवाह संबंध को कहते, इसमें आपका जेंडर वो करके नहीं पूछा, ये आपको कॉमन पूछा है, तो इसको क्या कहेंगे? ये होगा बहुविवाह। ठीक है, बहुविवाह का ये नहीं बता रहे कि किसी पत्नी, किसी मतलब स्त्री ने 3 या 3 से अधिक लोगों से विवाह कर लिया, या किसी पुरुष ने 3 या 3 से अधिक लोगों से विवाह कर लिया। ये आपका क्या बता रहा है कि किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उसने 3 या 3 से अधिक लोगों से विवाह किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका आपकी 2 सूचियां दी गई हैं। आपसे पूछ रहा है ये जो सिद्धांत हैं, चक्रीय, रैखिक, उतार चढ़ाव और सर्पिल, ये किन्ने किन्ने दिए हैं, यानी कि किन समाजशास्त्रियों ने? स्पेंगलर ने, स्पेंसर ने, सोरोकिन ने या दुर्खीम ने? किसने किसने दिए हैं? देखिए, अगर आपको किसी और का पता हो या ना हो, क्या है यहाँ पर, लेकिन आपको जैसे स्पेंसर का, इन लोगों का जरूर पता होगा। देखिए, इसमें सबसे पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि जो आपके ये 4 पेयर नीचे दिए हुए हैं, इनमें से कोई 3 सही है, कोई एक गलत है। जो गलत वाला है आपको वही पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, चक्रीय सिद्धांत स्पेंगलर, ये भी क्या है आपका? सही है। रैखीय सिद्धांत स्पेंसर, ये भी सही है। उतार चढ़ाव का सिद्धांत सोरोकुन, ये भी सही है। लेकिन देखिए, ये जो सर्पिल सिद्धांत है ना, ये दुर्खीम का नहीं है। आपने अगर सोशियोलॉजी की स्टडी की है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये जो सर्पिल है ये दुर्खीम से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है वीको से। ठीक है, वीको से संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये सर्पिल की जगह क्या लिख लीजिएगा? वीको लिख लीजिएगा, वीको। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति होने से होने वाले तलाक को क्या का नाम है? मुबरत, खुला, इला या तलाक एहसन? क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं, सॉरी, मुअरबत है, मुबरअत है। ठीक है, मुबरअत, मुबर और अत के बीच में एक छोटा सा डैश होगा, तो ये है मुबरअत। तो इसको क्या कहते हैं? तो इस तरह की विवाह को कहते हैं, इस तरह का जो वाला तलाक है, इसको कहते हैं मुबरअत। ठीक, देखिए, जो मुबरअत है
इस प्रकार के विवाह विच्छेद में पति पत्नी की पारस्परिक जो सहमति होती है वो होती है। इसमें खुला की भांति केवल स्त्री की इच्छा ही आवश्यक नहीं होती, बल्कि दोनों की इच्छा आवश्यक होती है। देखिए खुला में क्या होता है, खुला के अंतर्गत जब पत्नी को विवाह विच्छेद की इच्छा है और यदि उसका पति इस पर राजी हो जाता है तो वह अपने पति को जो मेहर होता है वो वापस चुका देती है और अपने आपको विवाह का जो बंधन है उससे मुक्त कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन मेहर राशि का भुगतान करता है? वर द्वारा वधु को, वधु द्वारा वर को, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को, या वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को? तो ये कौन करता है? देखिए अगर आपने कोई ऐसा सीरियल या ऐसी कोई मूवी भी देखी है या कुछ ऐसा न्यूज़पेपर वगैरह के पढ़ने में आप अवेयर हैं, लगातार कंटिन्यू पढ़ रहे, तो भी आपको ये पता होगा जो मुस्लिमों में विवाह होता है उसके टाइम पे एक राशि दी जाती है, इसको मेहर कहते हैं। ये जो आपका वर होता है वो वधु को देता है, यानी कि जो लड़का है वो लड़की को देता है। ठीक है, देखिए और ये क्या है, देखिए मेहर राशि का संबंध मुस्लिम समाज से है जो निकाह प्रक्रिया से संबंधित है। इस राशि को वर द्वारा वधु को दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, आदि समाज में ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों द्वारा प्रचार ने क्या उत्पन्न किया है? ए, विभिन्न आदिवासी समूहों के बीच शत्रुता, जनजातियों का मुख्य धारा से अन्य संक्रमण। ठीक है, सी, मुख्य धारा में आदिवासियों के एकीकरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां, या डी, उनके लिए महान भ्रम और संघर्ष। क्या पैदा किया है? तो इस तरह के ये देखिए जो ये इस तरह के प्रचारक होते हैं उन्होंने क्या पैदा किया है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी। हालांकि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ ग्रुप्स हैं उनको उनका जो जैसे आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या विश्व हिंदू परिषद, इस तरह के जो ग्रुप है ये हमारे देश के ग्रुप है, ये किसी कम्युनिटी को अलग करने का या उनको मिसलीड करने की कोशिश क्यों करेंगे? जबकि जो ईसाई धर्म प्रचारक हैं वो हिंदुओं को अपने धर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, लोगों का धर्म परिवर्तन करने का काम करते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से अगर आपका स्टेटमेंट आएगा तो आपको ये टिक करना है, लेकिन ये बात प्रैक्टिकल नहीं है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण नहीं है? कानून, रीति रिवाज, धर्म या अर्थव्यवस्था? कौन सा नहीं है? तो इसमें देखिए जो अर्थव्यवस्था है ये सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण नहीं है। देखिए ये कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है भाई। जो सामाजिक नियंत्रण यानी कि सोशल कंट्रोल है उसका कानून भी एक मतलब तरीका है, रीति रिवाज भी एक तरीका है, धर्म भी एक तरीका है, लेकिन अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी उसका एक अभिकरण नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि मामा भांजी का पालन पोषण मामा के परिवार में होता है तब उस व्यवस्था को क्या कहेंगे? आपसे पूछ रहा है यदि किसी महिला का बच्चा उसके मायके पक्ष में उसके भाई की तरफ से उसका पालन पोषण किया जाए तो इस तरह की व्यवस्था को क्या कहते हैं? मातुल स्थानिक आवास, मातृ स्थानिक आवास, ठीक है, नव स्थानिक आवास या पितृ स्थानिक आवास। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए आपको जैसे ऑप्शन सी और डी देख के ही पता चल रहा होगा कि ये दोनों तो नहीं होंगे। देखिए नव स्थानिक का मतलब हो गया कोई नया आवास, ठीक है ना, नव स्थानिक का मतलब होगा कोई नया आवास, तो ये भी नहीं होगा। पितृस्थानिक का मतलब आपको वर्ड से हिसाब समझ में आ रहा है, यानी कि पिता की तरफ से कोई स्थान, ठीक है, पिता की तरफ का घर। लेकिन आपको जो कंफ्यूजन होगा वो ऑप्शन नंबर ए और डी में ही होगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका नंबर ए, मातुल स्थानिक परिवार। देखिए मातुल का मतलब ही मामा होता है, ठीक है, यानी कि मामा के जो रहने का स्थान है वो जगह। तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? मातुल स्थानिक कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए भारत में पारित विभिन्न कानूनों के सही क्रम को पहचानिए। ए, घरेलू हिंसा से महिला अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, या बी, पंचायती राज्य अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम,
घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, सी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, डी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। तो इसमें क्या है, आपसे क्या पूछा है, समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए भारत में पारित विभिन्न कानूनों के सही क्रम को पहचानिए। देखिए हैं चारों में वही चार चीजें है ना, आपको उनका क्रम बताना है। देखिए क्रम आप तभी बता पाएंगे जब आपको वो चीजें कब पारित हुई इसका थोड़ा बहुत मोटा मोटा आइडिया होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपने जीएस पढ़ी हुई है, पॉलिटी का थोड़ा सा भी सेक्शन पढ़ा है, तो आपको ये आइडिया होगा कि जो आपका पंचायती राज अधिनियम है ये कब आया था, ये आया था आपका 1993 में। अच्छा ये पता क्यों होगा आपको, क्योंकि ये बहुत फेमस रहता है, अक्सर जब पंचायती राज दिवस होता है तब भी न्यूज़पेपर में आता है और इस पे लगातार कुछ ना कुछ न्यूज़ में बना रहता है, और ये पॉलिटी का भी एक बहुत हॉट टॉपिक है। ठीक है, तो इसलिए आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में, तो आपको ये टॉपिक पता होना भी चाहिए। ठीक, तो ये क्या है, जो पंचायती राज है ये आपका 1993 है। अच्छा जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, अगर आपने ये जो प्रैक्टिस सेट है इसकी भी पूरी सीरीज देखी है तो ये क्वेश्चन कई बार अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जा चुका है कि जो हिंदू उत्तराधिकार निगम है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, ये कब कैसे पारित हुआ था। तो अगर आप ये सीरीज भी देख रहे हैं तो भी अब तक आपको याद हो गया होगा, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है ये आपका आया था 1956 में। ठीक है, कब आया था, 1956 में। ठीक है, जो आपका पंचायती राज अधिनियम है वो आपका कब आया था, अभी बता चुकी हूँ 1993 में। ठीक है, देखिए ये जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम है ये एक नया है। ठीक है, इन सब में से सबसे नया अधिनियम है, और पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आपको बताया जा चुका है ये कब आया था, ये आया था 2005 में। तो सबसे पहले कौन सा आया था आपका, सबसे पहले आपका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, फिर है आपका पंचायती राज अधिनियम 1993, फिर है आपका घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। तो कौन सा आपका बन रहा है ऑप्शन, आपका ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सबसे पहले कौन सा है, हिंदू उत्तराधिकार नियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, ये कब आया था, 1956 में आया था, है ना। फिर उसके बाद पंचायती राज अधिनियम 1993 यानी कि 1993 में आया था। फिर घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम आया था 2005 में। इतनी बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ इन चीजों को, इतनी बार इसलिए अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है और आपको ये वीडियो देखते देखते ही ये चीजें याद हो जाएं, आपको 10 बार कहीं और से चीजें नहीं पढ़नी पड़े। क्योंकि आज के टाइम में ये नहीं है कि आपके पास सोर्सेज की कमी है, आज के टाइम में सबसे बड़ी दिक्कत है कि इतनी ज्यादा चीजें फैली हुई हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से पढ़ें और कहाँ से ना पढ़ें, और इसी के चक्कर में जो आपका एग्जाम है आप उसके लिए अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं और आप अपने एग्जाम से हाथ धो बैठते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसलिए आप चीजों को कम पढ़ें लेकिन याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने पिछले प्रैक्टिस सेट में पढ़ा हुआ है। अच्छा सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो वो अस्पृश्यता का निषेध है, ठीक है, यानी कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, ये कौन से आर्टिकल में है, ये है आपका आर्टिकल नंबर 17 यानी कि अनुच्छेद 17 में। और आपसे पूछ रहा है जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कानून है ये कब पारित हुआ था, ये आपका 1952 में, 1951 में, 1955 में या 1953 में कब पारित हुआ था, ये आपका पारित हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1955 में। कहीं पर छोटे छोटे नोट्स ही बनाते जाइएगा, बस आपको इतना लिखना है इस क्वेश्चन में, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम डैश 1955। बस एक वीडियो लेक्चर के नोट आपके एक या आधे पेज से ज्यादा के नहीं बनने चाहिए, तभी आप उसको ज्यादा से ज्यादा
रिवीजन कर पाएंगे लास्ट टाइम पे। ठीक है, देखिए इतने नोट्स बनने चाहिए कि अगर मान लीजिए आपका सेंटर कुछ दूरी पर भी है ना, तो आप एक बार घर से सेंटर तक जाते हुए या आप जहां भी रह रहे हैं वहां से सेंटर तक, एग्जाम सेंटर तक जाते हुए आप एक बार उन नोट्स को देख लें। इतने छोटे, इतने शॉर्ट नोट्स बने। आपको नोट्स किसी को दिखाने के लिए नहीं बनाने, आपको नोट्स सिर्फ इसलिए बनाने कि आप अपने नोट्स को देखकर समझ पाए, है ना। नेक्स्ट देखिए, जातिवाद किस प्रवृत्ति को व्यक्त करता है? पूर्वाग्रह व पक्षपात, प्रभुत्व की इच्छा, अभिज्ञान व पहचान या अभिज्ञान एवं प्रभुत्व। तो ये किसको करता है? जो जातिवाद है ये पूर्वाग्रह व पक्षपात को व्यक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम गरीबी का प्रतिशत है? सिक्किम में, तमिलनाडु में, केरल में या गुजरात में? किसकी रिपोर्ट के अनुसार पूछ रहा है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार। ठीक है, 2021 में। देखिए तो 2021 में जो सबसे कम गरीब राज्य था वो था आपका केरल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए इसमें तो आपका सिर्फ पहला राज्य पूछ लिया, ठीक है, कि सबसे गरीब कौन है, लेकिन आपसे सीक्वेंस भी पूछा सकता है। देखिए फर्स्ट नंबर पे इस पे केरल था, सेकंड नंबर पे गोवा था, थर्ड नंबर पे सिक्किम था और फोर्थ नंबर पे तमिलनाडु था। ठीक है, कौन कौन से सबसे कम गरीब राज्य यानी कि सबसे अमीर राज्य आप कह सकते हैं? केरल, गोवा, सिक्किम और तमिलनाडु, याद रखिएगा ये चीजें। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? 11 जुलाई 2000 में, 11 जुलाई 2001 में, 11 जुलाई 2005 में या 11 जुलाई 2000 में? ये कब की गई थी? ये की गई थी आपकी 11 जुलाई सन 2000 में। ठीक है, जो आपकी उत्तर प्रदेश की प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा है 11 जुलाई 2000 को की गई थी। इस नीति में सामुदायिक भागीदारी, महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार, निजी क्षेत्र में सहभागिता तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में विस्तार आदि क्षेत्रों पर बल दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन से हैं? महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, देश की विलासिता, वैवाहिक जोड़ों की अपरिपक्वता या अशिक्षा। ठीक है, तो देखिए इसमें हालांकि आपका ऑप्शन तो ए दिया है आंसर, लेकिन ये देखिए ये नैरो माइंडसेट है। ठीक है, कि अगर महिलाएं स्वावलंबी हैं यानी कि वो सेल्फ डिपेंडेंट है, तो ये तलाक का, भाई ये तलाक का कारण कैसे हो? ये तो लोगों की छोटी सोच हुई ना, है ना, कि जब तक महिलाएं दबी कुचली रहें तब तक तो ठीक है, जब तक सबकी बात सुनती रहें सहती रहें तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन उन्होंने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी उस दिन ये तलाक का कारण बन जाएगी। कैसा पुरुष समाज है भाई, ये कैसी पैट्रियल हिरार्की चल रही है, ये कैसी पितृसत्तात्मकता चल रही है समाज में। ठीक है, हालांकि आपका आंसर इस बुक में ए दिया गया है, लेकिन ये एक बहुत ही मतलब तुच्छ सोच का उदाहरण है। ठीक है, हालांकि इसका वो क्या होना चाहिए था? अशिक्षा होना चाहिए था या वैवाहिक जोड़ों की अपरिपक्वता होना चाहिए था। ठीक है, या इसमें जो एक सटीक ऑप्शन बैठता वो क्या था? वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है, या पश्चिमी देशों का भारत पर प्रभाव हो सकता था। ठीक है, या आधुनिकीकरण हो सकता था। ठीक है, लेकिन महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन ये तो पॉइंट ही गलत है, हालांकि आपकी बुक में यही दिया है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप इसको अपनी तर्क से सॉल्व करिएगा। जरूरी नहीं है कि इस बुक के हिसाब से यह आंसर है तो आपका आयोग भी इसी आंसर को मान ले। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका भाई भतीजावाद, पक्षपात और सत्ता शक्ति का दुरुपयोग सभी किसका उदाहरण है? भ्रष्टाचार का, अज्ञानता का, संघर्ष का या सामाजिक पूर्ण एकता का? किसका उदाहरण है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, भ्रष्टाचार का। ठीक है, देखिए इसका क्या मतलब है? मान लीजिए किसी सत्ता में कोई इंसान काबिज है, ठीक है, वो उसका स्थान है सत्ता में, उसके पास एक पद है, प्रतिष्ठा है, तो वो क्या करता है? अगर उसके नीचे पद है, खाली जगह है
उसमें वो अच्छे जो साफ रिक्रूटमेंट्स हैं, जो भर्तियां हैं, वो नहीं करता है। वो क्या करता है कि भाई हम अपने मामा के लड़के को इसमें रख लें, अपने चाचा के लड़के को रख लें, इनको रख लें, उनको रख लें, अपने रिश्तेदारों को रख लें, अपने सगे संबंधियों को रख लें। तो यही क्या है, ये भी भ्रष्टाचार का एक तरीका है, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करना और अपने जो सगे संबंधी भाई भतीजे हैं उनको उच्च स्थानों में ले आना, ये भी क्या है, ये एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। और आप लोग तो अभ्यर्थी हैं, आप लोगों ने अपनी जो भर्तियां चलती हैं इनमें ये चीजें बहुत अच्छे से देखी होंगी और आप सब भी इसके पीड़ित जरूर रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन वेश्यावृत्ति की विशेषता नहीं है? व्यवसाय, आर्थिक लाभ, अवैध संबंध या सामाजिक प्रतिष्ठा। तो ये कौन सी नहीं है? ये है आपकी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विशेषता क्या नहीं है? देखिए व्यवसाय तो है ही है, आर्थिक लाभ भी है, अवैध संबंध भी है, लेकिन जो सामाजिक प्रतिष्ठा है ये एक प्रेस्टीज की चीज है, यानी कि ये एक आपकी जो अच्छे सभ्य समाज का लक्षण है, जो कि इसकी विशेषता नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है? औद्योगिक विकास, जलवायु, सामाजिक विकास या आर्थिक विकास। तो ये कौन सा है? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। जनसंख्या वितरण को भाई क्या प्रभावित करेगा? देखिए करेंगे तो सारे ही, लेकिन आपसे प्रमुख प्रभाव पूछा है। ठीक है, औद्योगिक विकास, सामाजिक विकास और आर्थिक विकास भी जनसंख्या को प्रभावित करेगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा वो है जलवायु। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए भाई, जो हम भारत का एग्जाम्पल देखिए जो मैदानी क्षेत्र हैं, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, और जो मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र देख लीजिए, या जो पठारी क्षेत्र या दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर जनसंख्या कम है उत्तर प्रदेश, बिहार या मैदानी राज्यों के कंपेयर में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां की जलवायु, वहां का जो सब चीजें हैं, परिस्थितियां हैं, वो जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल होती हैं। इसके कंपैरिजन में या तो बहुत मतलब रेगिस्तान है, पहाड़ हैं और इलाके हैं, सुदूर इलाके हैं, वहां ना ठीक से खेती हो पा रही है, ना आपके पशु पक्षी जो हैं वो उस तरह से रह पाए, ना वहां पर वैसी वेजिटेशन है, ना वैसे पेड़ पौधे, ना कल्टीवेशन, ना खेती हो पा रही है। तो इसलिए क्या है, जो जनसंख्या वितरण को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो क्या है? जलवायु है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 आंकड़ों के अनुसार 2019-21 घरेलू हिंसा की दर घटकर कितनी हो गई है? 25.7%, 26.3%, 28.3% या 29.3%। तो ये कितनी हो गई है? ये हो गई है आपकी ऑप्शन नंबर डी, 29.3%। नेक्स्ट देखिए, एक मादक द्रव्य व्यसनी का केस किस प्रकार की एकल अध्ययन के अंतर्गत आता है? पारिस्थितिकीय, मौखिक इतिहास, अवलोकनात्मक या ऐतिहासिक। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये आपका आता है मौखिक इतिहास के अंतर्गत। ठीक है, एक जो द्रव्य मादक व्यसनी का केस है, ये किसके अंतर्गत आएगा? मौखिक इतिहास के अंतर्गत आएगा। देखिए जो मौखिक इतिहास का प्रयोग है, अब आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि मौखिक इतिहास क्या है। देखिए मौखिक इतिहास का प्रयोग विलियम हैली ने किशोर व मादक द्रव्य व्यसनी के एक बड़े समूह के अध्ययन के लिए किया था, और इस विधि को क्या नाम दे दिया गया? मौखिक इतिहास। इसके अंतर्गत देखिए क्या होता है, इसके अंतर्गत वर्तमान, भविष्य तथा अतीत से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, जिसका संबंध या जिसकी जो रिसर्च है उसका प्रयोग हम अन्य क्षेत्रों में भी या अन्य लोगों पर भी कर सके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, परिवर्तन का कौन सा प्रतिरूप यह सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है? उद्विकास, द्वंद्वात्मक, चक्रीय या प्रगतिशील। तो इसमें आंसर क्या है? इसमें आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्वात्मक। द्वंद्वात्मक जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन ये सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की अवधारणा कार्ल मैनहीम ने अपनी किस पुस्तक में दी है? आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, मैन एंड सोसाइटी,
डायनोमोसिस ऑफ आवर टाइम, या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसमें दी है? ये कार्ल मैनहीम ने दी है अपनी पुस्तक मैन एंड सोसाइटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण, देखिए सबसे पहले तो आप यही याद रखिए, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की अवधारणा है, ये किसने दी है? ये दी है आपकी कार्ल मैनहीम ने, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि अपनी किस पुस्तक में दी है उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की अवधारणा, ये दी है मैन एंड सोसाइटी में। नेक्स्ट देखिए, अच्छा देखिए, प्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण क्या है? ये प्रत्यक्ष नियंत्रण का मतलब होता है जो व्यक्ति पर अपने निकट के व्यक्ति और सगे संबंधियों द्वारा लागू किया जाता है। यानी कि जो प्रत्यक्ष नियंत्रण है वो व्यक्ति पर उसके सबसे जो निकट के लोग हैं उनके द्वारा लागू किया जाता है। और जो अप्रत्यक्ष नियंत्रण है, इसमें तर्क और जन कल्याण को अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और देखिए एक चीज और इम्पोर्टेंट है, ये जो मैन एंड सोसाइटी बुक है, ये इसका पूरा नाम नहीं है। इस बुक का पूरा नाम है मैन एंड सोसाइटी इन द एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, किसने लक्षित किया कि मानव समाज 3 चरणों यथा जंगलीपन, बर्बरपन एवं सभ्यपन से होकर गुजरा है? अगस्त कॉम्ट ने, सर जॉन मार्शल ने, ऑथर कीथ ने, या मॉर्गन ने? किसने किया है? ये किया है आपका ऑप्शन नंबर डी, मॉर्गन ने, ठीक है। मॉर्गन ने ये आपका बताया है कि जो मानव समाज है वो 3 चरणों से गुजरता है, जंगलीपन से, बर्बरपन से और सभ्यपन से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सुमेलित। आपको 2 तालिकाएं दी हुई हैं, आपसे ये सिद्धांत सुमेलित करने के लिए पूछ रहा है। देखिए, एक तरफ दिया है आपका ड्यूमा, टॉमस डबलडे, सैडलर और गिन्नी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जो आपकी तालिका है उसमें आपका जो सिद्धांत दिए हुए हैं, सामाजिक केशिकत्व सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, पथ्य सिद्धांत या घनत्व सिद्धांत, ठीक है। तो देखिए हम इसको रिवर्स मैच करेंगे, ठीक है। जो आपका सामाजिक केशिकत्व का सिद्धांत है ये आपका सही मैच है, ये आपका लुई ड्यूमोंट ने ही दिया था, ठीक है। तो ये है, तो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। जो चक्रीय सिद्धांत है, ठीक है, जो चक्रीय सिद्धांत है ये आपका दिया था गिन्नी ने, तो ये है होगा जाएगा आपका, यानी कि दा का खा, ठीक है। 2 सही देख लीजिए, कोई मिल रहा है, आ का का और दा का खा, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 ही ठीक है, ठीक है। आ का और देखिए टॉमस जो डबलडे हैं इनका कॉन्सेप्ट कौन सा है? इनका है पथ्य सिद्धांत, ठीक है, पथ्य सिद्धांत हो गया आपका इनका। और जो सैडलर है इनका है घनत्व सिद्धांत। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखिए, देखिए यही हर सिद्धांत के आगे डैश करके बस छोटा छोटा उनके जो देने वाले हैं उनका नाम लिखते जाइए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया है? ई बोगार्ट्स ने, पी ए सोरोकिन ने, मैक्स वेबर ने, या जी सिमेल ने? ठीक है, आपसे पूछ रहा है सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किसने किया है। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किसने किया है? पी ए सोरोकिन ने। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि पी ए सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया है। बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे देखिए एक तो ये चीज पूछी जा सकती है कि सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया किसने है? पी सोरोकिन ने। ठीक है, पी ए सोरोकिन ने। और अपनी किस पुस्तक में सिद्धांत दिया है? तो इन्होंने ये अपनी दिया है सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में। ठीक है, और देखिए इन्होंने जो संस्कृतियां हैं इनके 3 भाग बताए हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो पी ए सोरोकिन है इन्होंने संस्कृतियों को 3 भागों में बांटा है, चेतनात्मक संस्कृति, भावात्मक संस्कृति और आदर्शात्मक संस्कृति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? 43 में, 44 में, 45 में या 46 में? ये तो आप सभी को पता होगा क्योंकि ये बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है।
इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 46 या अनुच्छेद 46। ठीक है, देखिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, देखिए राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों के लिए विशेष जो है सावधानी से क्या करेगा? अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक न्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनका जो संरक्षण वो है करेगा। ये किस में लिखा है? ये पूरा लिखा है आपका आर्टिकल नंबर 46 में, यानी कि अनुच्छेद 46 में। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, 1 से 2 बार रिवीजन जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने शॉर्ट नोट बनाते जाइएगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये आपकी प्रैक्टिस सेट की 15 प्रैक्टिस सेट है। ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद आपका एक बैच चलेगा जिसमें आपकी कंप्लीट थ्योरी, एमसीक्यू और वन लाइनर जो पॉइंटर्स है वो कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद हम उस सीरीज पे आगे बढ़ेंगे। और अगर आपने ये वाली जो एमसीक्यू की सीरीज है और वो एमसीक्यू की सीरीज आप कंप्लीट देख लेंगे तो ये गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग वीडियो तो जरूर देख रहे हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हैं, प्लीज करिए, हमारे लिए वही एक मोटिवेशन का काम करता है। आप जितने ज्यादा लोग वीडियोस को देखते हैं, जितने ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते जाते हैं, हमारा जो मोटिवेशन है अच्छा पढ़ाने का है, ज्यादा वो कर पाने का, वो उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।